सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्टूडियो में मेरे साथ हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप सर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये माहौल बना हुआ है, लगातार चौथे दिन भी वही वार पलटवार नजर आ रहा है, मिसाइल पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। हमला जो है ईरान और इजराइल, अमेरिका के इस हमले में पलटवार के बाद अब मिडिल ईस्ट निशाने पर है, क्योंकि पूरी चपेट में जंग की आ चुका है मिडिल ईस्ट। इजराइल और ईरान दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। अगर हम बात करें सऊदी की, कतर और कुवैत सहित कई अरब देशों में स्थित यूएस ठिकानों पर भी ईरानी हमले लगातार जारी हैं और तस्वीरें जो है वो काफी ज्यादा भयावह होती भी दिखाई दे रही हैं। बता दें, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर पर भी हमला इस दौरान शामिल बताया गया, जबकि ईरान और लेबनान में मरने वालों की तादाद सैकड़ों में बढ़ती जा रही है। सिविलियंस निशाने पर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जंग कितने दिनों तक और चलेगी, कितना और नुकसान होगा, क्योंकि इसमें कहीं से भी शांति की जो पहल है वो होती नजर नहीं आई। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल की तरफ से भी ये साफ कहा गया है कि अभी और हजारों हमले होंगे। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते नजर आए कि अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। और ईरान की अगर तस्वीरों को हम देखें तो ईरान बिल्कुल भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान की तरफ से भी लगातार मिडिल ईस्ट के जो तमाम जगह है वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। यूएई के तमाम जगहों पर हमने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ, किस तरीके से वहां पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट तक को वहां पर निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से भारतीय मूल के भी कई लोग वहां छुपकर बैठे रहे। सर, जैसा हम लगातार देख रहे हैं, ये माहौल और भी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात कि हम लगातार इस पर चर्चा भी करते जा रहे हैं, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और भी बड़े स्तर पर फैलता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर, क्योंकि अब शांति को लेकर किसी को आगे आना पड़ेगा, वरना स्थिति और खराब हो जाएगी। देखो प्रगति, ये जो भी जब युद्ध होता है तो इतनी आसानी से रुकता नहीं है, ये फैलता है और इसको रुकने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मुझे लगता है ये भी युद्ध अगर हम देख रहे हैं तो इसको भी रुकने में भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पर्दे के पीछे से जो कोशिश हो रही होती है उसमें दोनों ही देशों को ये दिखाना होता है कि उनकी जीत हुई है। अब आप देखिए ना, एक तरफ ईरान कह रहा है कि हम बदला लेंगे, हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, हम अपने जो हमारे खमेनी साहब हैं, हमारे जो गुरु थे जिनकी हत्या कर दी गई है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया जा रहा है, तो उनकी मौत का हम बदला लेंगे। कह रहे हैं कि उन्होंने शहादत दी है सामने आकर के, वो बंकर में नहीं छुपे थे, उन्होंने शहादत दी है सबके सामने, तो वो एडामेंट है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है और इजराइल भी कह रहे हैं कि अगर आपने अटैक किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, आपको इतने भयानक इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे कि आप जीवन भर याद करेंगे, जिंदगी में आप याद करेंगे कि इतना भयानक परिणाम क्या हो सकता है। तो दोनों तरफ से एक और जहां ये बात की जा रही, युद्ध को लेकर के आगे बातें की जा रही हैं, वहीं समझौते को लेकर के भी पीछे से कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम लगातार हमने अमेरिका के बेसेस को नुकसान पहुंचाया है। मतलब एक तरीके से सर देखा जाए तो दोनों तरफ से चीजें कही जा रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अशोक कैथल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए ये माहौल और भी ज्यादा माहौल गर्माता नजर आ रहा है और हमले ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम आपके पास आएंगे सर, लेकिन दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें कि लगातार जो है ईरान का जो हमला है वो जारी नजर आ रहा है। दुबई में ईरान का ये बड़ा हमला हुआ है। बता दें कि शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता रहे हैं। दुबई में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। शाहिद 136 ड्रोन से यह हमला किया गया है। हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। इमारत में रह रहे थे अमेरिकी सैनिक। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना इस दौरान बनाया जा रहा है। ईरान की तरफ से ये जो वार पलटवार की स्थिति है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और सबसे बड़ी बात कि दुबई, कुवैत, तमाम जो जगह है उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। दुबई से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि ईरान का ये बड़ा हमला है। शायद 136 ड्रोन से ये हमला किया गया है। हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है।
मामले पर हमारे साथ प्रोफेसर अशोक कैथल सर भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में आपका। एक तरीके से सर देखा जाए तो ये मामला और भी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है कि अगर हम देखें तो दोनों तरफ से वार पलटवार की स्थिति है, ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस युद्ध को, कितना और नुकसान हो सकता है, किस तरीके से युद्ध और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, युद्ध तो बढ़ने के हालात में है, क्योंकि जहां पे राष्ट्रों के द्वारा ईगो को सामने लाया जाएगा, और तो वहां पे आप देखेंगे कि सारे डिप्लोमेटिक जो प्रयास हैं वो विफल होते हुए नजर आते हैं। और जब भी आप बात करेंगे इन चीजों की तो देखें, सामंजस्य और जब तालमेल की कमी है और साथ ही वेस्टेड इंटरेस्ट जब दूसरे हों, यानी उसे पूरी तरह से, जैसे इराक का हश्र हुआ था, अमेरिका ने किया था, तो वो चाह रहा है कि ईरान को भी उसी तरह से नेस्तनाबूद कर दे, खत्म कर दे। तो उस जब ऑब्जेक्टिव के साथ कोई देश प्लान करेगा तो आपको इसी तरह का हश्र दिखेगा। तो ये अभी हाल फिलहाल में बंद होने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि इस पे वैश्विक स्तर पे आप देखें तो गुटबंदी भी नजर आती है, और सारे देश मिल करके, अभी आपने देखा कि नाटो ने भी, जिसमें फ्रांस है और ब्रिटेन है, जर्मनी है, इन लोगों ने भी हामी भरी थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे यूएस को। लेकिन ये स्थिति बड़ी विकराल रूप ले सकती है। अगर आर्थिक पक्ष की आप बात कर रही हैं तो आर्थिक पक्ष, इसके जो रिपरकशन है, जिसका जो असर होगा वो वैश्विक स्तर पे अर्थव्यवस्था पे ये बहुत प्रभावित करेगा आने वाले समय में। क्योंकि हर चीज, ये जो इलाका है, ईरान आप एक तरह से कहें, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, इनके द्वारा जो प्राकृतिक संसाधनों की, जीवाश्म ईंधन जिसे आप क्रूड ऑयल बात करते हैं, एलएनजी की बात करते हैं, उन सबका बड़ा सप्लायर है। और जो एशिया है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का ईरान से, और भारतवर्ष भी उससे लेता है। ईरान ने हमेशा भारतवर्ष को सब्सिडाइज रेट पे क्रूड ऑयल देने का काम किया है। तो चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे कोरियन अर्थव्यवस्था हो, चाहे चाइनीज अर्थव्यवस्था हो, तो ये उन सबको भी प्रभावित करता हुआ आपको दिखेगा। और ये हाल फिलहाल में तो ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कैथल साहब, हम अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि ये जो युद्ध है, ये लड़ा तो मिडिल ईस्ट में जा रहा है, लेकिन इसकी असली लड़ाई अमेरिका और चाइना के बीच और रसिया के बीच में दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि अमेरिका एक और जहां चाइना की बढ़ती अर्थव्यवस्था से चिंतित है, तो वहीं रसिया से भी कम वो चिंतित नहीं, हालांकि इस समय ट्रंप उसको अपना दोस्त बता रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी जगह ये हिट किया है। मैंने जैसा बोला जाता है कि ये उद्देश्य कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। जैसा मैं कह रहा था कि जैसे इराक को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट किया, और उसी तरह से वो ईरान को भी ध्वस्त करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज, जो ये आपने जिस चीज को हिट करने की कोशिश करी है, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, कि ये चाहता है, जो अमेरिका है वो ये चाहता है, क्योंकि जो लामबंदी है रशिया और चाइना की, और जो नॉर्थ कोरिया है, जो ईरान है, तो उसको ये हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर देखें, ईरान ने लगातार सब्सिडाइज रेट पे चाइना को क्रूड ऑयल देने का काम किया है, तो वो लगातार उसका हित साध रहा है। और साथ ही साथ उनके आपस के जो समन्वय है, तालमेल है, वो भी बना हुआ था। और अगर आप इसमें नॉर्थ कोरिया को भी इन्वॉल्व कर लें। साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम उसी ओर ले चलते हैं। ये सारा लड़ाई का दरअसल मसला है अर्थ का, क्योंकि और ये दूसरा सबसे बड़ी बात मामला है एनर्जी का, किस पर उसका कंट्रोल होगा। देखिए, हम बात वेनेजुएला की करें, बात हम ईरान की करें, दोनों चाइना के बड़े भारी सहयोगी थे और अपना ज़्यादातर सप्लाई एक्सपोर्ट जो है वो चाइना को ही कर रहे थे, और चाइना इन सब का बड़ा इम्पोर्टर था, इम्पोर्ट कर रहा था।
वेनेजुएला को जिस तरीके से ध्वस्त किया, उनके प्रेसिडेंट को उठा करके लेके चले गए, और अब ईरान में खमेनेई को मार गिराया है, तो ऑयल पर कब्जा करना चाहता है और चाइना की शक्ति को, चाइना की बढ़ती आर्थिक शक्ति को रोकना चाहता है। क्या असली कारण यही है इस युद्ध का? देखिए, आप बहुत अच्छी जगह इशारा कर रहे हैं प्रदीप जी, और मैं इस बात पे आने वाला था। देखिए, चाइना जो इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में वर्ल्ड मार्केट को एक तरह से अपने चंगुल में लेता हुआ दिख रहा है, और अगर आप देखें अमेरिकन बाजार को भी अगर आप देख लें तो चाइनीज गुड से वो पटा पड़ा है, जिसे आप डंपिंग टर्म आप यूज करते हैं। लोवेस्ट रेट में वो उसने अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिकन बाजार में भी डंप कर रखा है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट को ऑक्यूपाई कर रखा है अमेरिका की। तो आप इस तरह से देखें, चाइना उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसने जिसे बोले टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के जरिए तकनीकी उत्कृष्टता को प्राप्त कर लिया है, और उसने बहुत ज्यादा इस एरिया में काम किया। इसीलिए आप देखें साहब, उसने दो तरफ से काम किया है। आप देखिए ना, एक और जहां क्योंकि अमेरिका के बारे में ये जाना जाता है कि वो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है, उसकी टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन चाइना ने दोनों तरफ से काम किया है। एक इकोनॉमिकली बहुत शानदार काम किया है, उसकी $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, और साथ ही साथ में तकनीकी रूप से काफी सक्षम हो गया है। भाई आप देखिए ना, दूसरा सूर्य बना लेना, यानी कि सूर्य का डुप्लीकेशन बना लेना, और मिसाइल की इतनी ताकत बना लेना कि सैटेलाइट तक को ध्वस्त कर देना, जो रेयर अर्थ मिनरल है उस पर पूरा कंट्रोल कर लेना, लिथियम पर पूरा कंट्रोल कर लेना, इससे पूरा उद्योग पर आप कंट्रोल कर लेते हैं। क्या यही कारण है कि अमेरिका बहुत चिंतित नजर आ रहा था और उसने ये जबरदस्त कार्रवाइयां की हैं? सही दिशा में इशारा कर रहे हैं। देखिए, चाइना इमर्जिंग इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकली जब वो एडवांस होता जा रहा है, उसने जो अपनी जिसे आप बोलते हैं जो उसका ह्यूमन रिसोर्स था, मानव संसाधन, उसको तकनीकी रूप से इतना ज्यादा दक्ष या निपुण कर दिया है कि वो टेक्निकल अपग्रेडेशन में हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, और ये एक बहुत उसकी उत्कृष्टता की निशानी है। और जितने भी सेमीकंडक्टर मार्केट हो या आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, इस एरिया में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे। जी, मैं यही कह रहा था कि उसने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या तकनीकी उत्कृष्टता हो, या चंद्रयान की तरफ जो चंद्रमा की तरफ प्रयास हो, मार्स की तरफ प्रयास हो, जो सैटेलाइट वर्जन है, और जितने भी ये आर्मामेंट हैं, ये ठीक है, हम आपके पास दोबारा से आएंगे और आप विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेख हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, और दूसरे विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। पहले हम ईरान का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो शेख हुसैन साहब, क्या देख रहे हैं आप अपने पास, क्या लेटेस्ट अपडेट है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लेटेस्ट तो यही है कि अमेरिका ने अभी पीछे जो है कल का उनका बयान था ट्रम्प का कि ईरान चाहता है कि वो हमसे बात करे, लेकिन हमने अभी कोई इशारा नहीं किया। लेकिन ईरान की तरफ से फौरन ये स्टेटमेंट आई कि हम अब कोई बात करने के मूड में नहीं है, अब आर पार की जंग होगी बस। नहीं, ये एक तरफ तो ये धमकी भी चल रही, लेकिन जो हमारे पास अपडेट है, पर्दे के पीछे से बात भी चल रही है, और इसका एक ताजा उदाहरण इसका एक ताजा उदाहरण ये है शेख हुसैन साहब, कतर में जिस तरीके से 4 अमेरिका के जहाज मार गिराए जाने की खबर आ रही है, तो अमेरिका ने कह दिया कि ये फ्रेंडली फाइट थी, ये फ्रेंडली लड़ाई थी, ये उसकी, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर ईरान का नुकसान हुआ है तो ईरान ने भी काफी नुकसान कर दिया है, और अब इस युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाए। माफ कीजिएगा सर, ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें। इराक में अमेरिकी सैनिकों पर फिर हमला हुआ है। एरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया, ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता रहे हैं। एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर यह बड़ा हमला हुआ है।
इराक में अमेरिकी सैनिकों पर फिर से हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर यह हमला किया गया है। बता दें एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर यह बड़ा हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त जिस तरीके से महासंग्राम, महायुद्ध देखने को मिल रहा है, उसी बीच ये बड़ी जानकारी, इरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी, एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर यह हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी सैनिकों पर फिर हमला। बता दें कि जिस तरीके से महासंग्राम, महायुद्ध चल रहा है, उसी बीच अब ये बड़ी जानकारी कि इरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया है। एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर यह बड़ा हमला हुआ है। इरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है वहां से। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, धुआं धुआं हर तरफ होता नजर आ रहा है। और एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से महायुद्ध, महासंग्राम हो रहा है, उसे लेकर भी कई उड़ानें जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं, क्योंकि माहौल जो है इस वक्त काफी ज्यादा भयावह होता नजर आ रहा है। और वहीं जो लोग मस्कट से लौटे हैं, वो उनका क्या कहना है, क्या कुछ वो अनुभव। But I think because of the kind of news that people are watching in news, everybody are getting a little upset. So the easy way and the best way to exit is Muscat. Did you face any disruption or changes? No, madam, I did not face, and I was lucky I did not face. Did you Sunil receive, Gupta. Sir, did you receive any updates and any advisories Yeah. from Indian Embassy? No, Indian Embassy we tried to reach, but we did not get anything. I think they should do a better job. You are coming from Muscat. I was in Dubai, held up in Dubai. Is it the video which are being circulated on social media? No, lot of fake videos. Lot of fake videos. And the smoke and this what was coming out of Burj Khalifa, I was exiting out of Burj Khalifa when the news was coming, and there was no such thing that was coming. I think media should take an important role, not to give the wrong kind of circulation, because what I truly saw, I was there at 5:30 day before yesterday from Burj Khalifa. There was no such incident, and they were telling the Burj Khalifa is being vacated. How's the Sir, are you cooperation? revealed to back in India? How will you feel now? Yeah, madam, you are getting back. The family is cherishing and enjoy. Finally, Just throw some light on the government cooperation in back. no, I see lot of moves that have been done by the government, but I think they have to send some flights like what they did in Ukraine, and they have to bring back our people, because I know lot of them have stranded in Emirates, Dubai. So people, they don't have money and they don't have any place to stay. So government definitely has to do some magic. There is no denial. Professionally, what were you? और वहीं जहां एक तरफ ईरान और इजराइल, अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों में भीषण तबाही जारी है, तो वहीं ब्रिटेन और स्पेन ने अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाराजगी भी जताई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी सऊदी के प्रिंस और बहरीन के किंग से बीते दिन बात भी की फोन पर, और उनके ऊपर हो रहे हमलों की भी निंदा की है। ऐसे में बदलती भू राजनीति को लेकर कई सवाल भी खड़े होते नजर आते हैं कि अब तक ईरान के पक्ष में या खामेनी की मौत पर भारत की चुप्पी क्यों है। ईरान को छोड़कर सऊदी, बहरीन जैसे देशों से बात करना, क्या जिस तरीके से देखा जाए वो क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या ईरान को लेकर चुप्पी साधना भारत पर अमेरिकी दबाव का असर है? ब्रिटेन और स्पेन का बेस जो है वो इस्तेमाल करने से भी रोक दिया जा रहा है। इसके पीछे का क्या संदेश है? खामेनी के खात्मे के बाद ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन ईरान का बदला पूरा होगा या अमेरिका का मिशन ईरान है? ये भी एक बड़ा सवाल इस दौरान, इस महासंग्राम के बीच बनता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के महासंग्राम का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना नकारात्मक असर पड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महायुद्ध जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस और चीन का इस तरह शांत रहना अमेरिकी मोनोपोली को स्वीकृति देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई हुई, उसके बाद मिडिल ईस्ट के तमाम जगहों पर आपने देखा जो तबाही मची, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, दुबई, कुवैत, तमाम जगहों पर
सवाल जो है वो कई सारे खड़े होते हैं, क्योंकि ईरान भी कई ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचाता नजर आ रहा है। इससे ये भी सवाल है कि आखिरकार जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान को अगर हम कहें तो वो भी चुप बैठने को तैयार नहीं है, और अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक तरीके से देखा जाए तो इजराइल की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अभी और भी जो हमले हैं वो होते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए शेख हुसैन साहब का रुख कर रहे हैं। शेख हुसैन साहब, आपने देखा कैसे ये जंग जारी है, क्या लगता है, आप वहीं पर बैठे हुए हैं, ये जंग रुकेगी या कितना लंबा खींचेगी? प्रदीप जी देखिए, अभी आपने एक बात कही थी कि ये फ्रेंडली मैच है। फ्रेंडली मैच में किसी भी सुप्रीम लीडर को मारा नहीं जाता। नहीं, फ्रेंडली मैच ये होता है जैसे पहले एक दो बार हुआ है। हुसैन साहब, वो मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं आपको बता दूं कि कुवैत में जो अमेरिका के 4 प्लेन गिराए गए हैं, उस 4 प्लेन में ये कहा जा रहा था कि ईरान ने मार गिराए हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि वो कुवैत ने ही उसको धराशायी किया है कि ईरान को ये दिखाने के लिए कि अमेरिका का भी काफ़ी नुकसान हो गया है। तो अमेरिका ने इसको फ्रेंडली फाइट कहा है। नहीं देखिए, अमेरिका अभी एक तरह से वो फंस चुका है। उसने अटैक तो कर दिया उसके ऊपर, इसके जो कंसिक्वेंसेस थे उसके बारे में नहीं पता था कि अगर खामनेई साहब की मौत हो जाती है या वो शहीद हो जाते हैं तो क्या हालात होंगे। अब हालात बद से बदतर होते देख के वो इस तरह की बातें कर रहा है कि ये फ्रेंडली मैच है, ये ऐसा है। अदरवाइज देखिए, आप सर्कमस्टांसेस को देखिए। ईरान के अगर फ्रेंडली मैच होता तो फ्रेंडली मैच में क्या होता है, ये 2 बम ये गिराते हैं, 2 बम वो गिराते हैं। फ्रेंडली फाइट आ रहा हूं आपके पास की बात कर रहा हूं। जी आप शेख हुसैन साहब आपके पास आऊंगा। यही होता है जी, आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ में निपुण आलम बायान जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। निपुण साहब, क्या लगता है कि ये जो युद्ध है, अमेरिका को क्या हम इतने हल्के में ले सकते हैं कि जिस तरह से शेख साहब कह रहे हैं, हुसैन साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये गलती कर दी है, जैसे उसने गलती अफगानिस्तान में की थी, जैसे उसने गलती अपना एक जो छोटा सा देश है क्यूबा, उस वहाँ पर की थी। क्या आपको लगता है कि ये उसी तरीके की गलती है, या अमेरिका इतना पावरफुल है कि वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है? इराक का मामला हमारे सामने है, अभी हाल ही में वेनेजुएला का मामला हमारे सामने है। जी निपुण साहब। देखिए, अमेरिका को हल्के में लेना प्रदीप जी, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं गलत होगा। अमेरिका आज भी एक सुपर पावर की तरह ही व्यवहार करता है, और हम जब इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ टर्म यूज करते हैं तो उसमें 3 टर्म यूज करते हैं हम लोग: हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर। हार्ड पावर की कैटेगरी में आज भी दुनिया में 3 ही देश रखे जाते हैं, अमेरिका, रशिया और इजराइल। सिंपल भाषा में मैं इसको कहूं कि जो अपनी ताकत को रखने के साथ साथ ताकत का प्रदर्शन करना भी जानते हैं और करते भी हैं अक्सर। जैसे आपने अमेरिका का नाम लिया, हालांकि अमेरिका कई वॉर में, और ये होता भी है भाई, हम लोग मैच खेलते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि हर कार्य में हम सफल हो जाएं और हर मैच में हम सेंचुरी लगाएं। कई बार होता है कि उनको बैकफुट पे भी आना पड़ता है, लेकिन सुपर पावर कंट्री उसको भी कहा जाता है जो रिस्क लेने की क्षमता रखता है। अमेरिका इस समय कह सकते हैं कि हम अपनी सीमाओं से परे जाके भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, जो इस समय अमेरिका दिखाई भी दे रहा है। और इसका तो मैं तो बहुत पहले ही कह चुका था कि जब उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा था, तो इसका मतलब अमेरिका बहुत अग्रेसिव है। बिल्कुल। आज ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट नया तो नहीं है। 1979 से अमेरिका के संबंध खराब रहे हैं। 95 में प्रतिबंध लगाए गए, और 95 के बाद कई बार प्रयास किया अमेरिका ने, और खास तौर से जब इराक के सद्दाम हुसैन को गिरा दिया 2006 में, उसके बाद से तो ईरान को ये था कि कभी भी अमेरिका हमको ही किनारे लगाएगा। इसका कारण क्या है? देखिए, आज पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री है जो अमेरिका के सामने खड़ा है, तो वो केवल एक कंट्री है, ईरान। इस बात को ईरान भी जानता है, खामनेई साहब भी जानते थे, और पूरी दुनिया भी। आप देखिए, पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं खामनेई को लेकर, उसका रीजन ही यही है कि पूरा विश्व में इस बात को माना जाता है इस्लामिक जगत में कि खामनेई ही हमारे क्या थे, रियल फाइटर थे। हाँ, अभी जो उनके सिंबल बन गए थे उनकी लड़ाई का, कि हाँ वो हमारे सिंबल हैं, और इसीलिए पूरे विश्व में उनके लिए इतना लोगों ने प्रदर्शन भी किया। लेकिन सवाल ये उठता है निपुण साहब कि क्या
क्या होगा। जैसे मैंने आपको दो कंट्री का एग्जांपल दिया है, क्यूबा का और अफगानिस्तान का, जहां से अमेरिका को भागना पड़ा लड़ाई छोड़ करके, लेकिन दूसरी ओर तमाम क्यूबा नहीं, वो वियतनाम। हाँ, लेकिन दूसरी ओर वियतनाम और दूसरा एक कंट्री, दूसरी की अगर हम बात करें, अब तक 47 देशों पर अटैक कर चुका है अमेरिका और ज़्यादातर जगह पर उसको जीत हासिल हुई है, जिसमें अभी रिसेंट में हम वेनेजुएला की बात कर ले या इराक की 2006 की हम बात कर ले, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। आपको लगता है कि ये युद्ध किस ओर जाएगा? देखिए, मैं इस बात को प्रदीप जी आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अमेरिका ईरान के अंदर फुट ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, वो मतलब ग्राउंड ही नहीं अटैक करेगा। अटैक जितने भी होंगे अमेरिका के द्वारा वो स्ट्राइक्स के थ्रू होंगे, और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वहां पर रिजीम जो है वो अमेरिका के सपोर्टिव बॉडी बने। खामनेई की डेथ के बाद अमेरिका ने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि अच्छे लोग शासन में आए, और आपको याद होगा उसमें जो रजा पहलवी के जो बेटे हैं उनका भी स्टेटमेंट आ गया था कि वी आर रेडी फॉर द रूल, मतलब हम रूल के लिए तैयार हैं, ये उनका स्टेटमेंट आ गया था। तो अमेरिका इजराइल ये चाहते हैं कि फ्रेंडली कंट्री हो। देखिए, ईरान को ध्वस्त करना इराक की तरह या अफगानिस्तान की तरह या वेनेजुएला की तरह नहीं है। ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है। हम मानते हैं कि ईरान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो खामनेई रूल को या इस्लामिक रूल को पसंद नहीं करते, लेकिन आज भी एक बड़ी संख्या है। नहीं, निपुण सर तो नहीं करना चाहेगा रिजीम। निपुण सर माफ करिएगा, बीच में आपको रोक रही हूँ। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें, क्योंकि जिस तरीके से महासंग्राम महायुद्ध फैल रहा है, उसी बीच में ईरान के हमलों को लेकर इजराइल का बड़ा दावा भी सामने आया है। ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया। आईडीएफ की ओर से ये बयान, ये जो जानकारी है ये दी गई है, मिसाइल लॉन्चर सहित तमाम रक्षा उपकरण तबाह कर दिए गए हैं। आईडीएफ की ओर से ये साफ जाहिर कर दिया गया है कि मिसाइल लॉन्चर सहित तमाम रक्षा उपकरण जो है उसे तबाह कर दिया गया है। ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया है। ये बड़ी जानकारी है एक तरीके से इस महायुद्ध में, ये बड़ी खबर, क्योंकि ईरान के हमलों को लेकर इजराइल का ये बड़ा दावा अपने आप में बेहद बड़ी बात है, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की बात आईडीएफ की ओर से निकलकर सामने आ रही है। ये जंग जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है। उसी बीच में आईडीएफ का ये दावा है कि मिसाइल लॉन्चर सहित तमाम रक्षा उपकरण जो है उसे तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता रहे हैं। ईरान के हमलों को लेकर इजराइल ने अब बड़ा दावा कर दिया है और इस युद्ध को और भी ज्यादा बड़े स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर दी है, क्योंकि आईडीएफ की ओर से ये साफ कह दिया गया है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया है। मिसाइल लॉन्चर सहित तमाम रक्षा उपकरण जो है तबाह हो चुके हैं। ये आईडीएफ की ओर से सामने आया है। इजराइल का ये बड़ा दावा है ईरान के हमलों को लेकर। ईरान लगातार हमले पर हमला कर रहा है, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई के बाद जिस तरीके से सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है, उसके बाद ये जो युद्ध है ये और भी बड़े स्तर पर फैलता नजर आता है। लेकिन उसी बीच में अब ये बड़ी जानकारी कि ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आईडीएफ की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। मेहमानों का हम रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये जो एक और नई जानकारी निकलकर सामने आई है और ईरान के जो तमाम रक्षा उपकरण है उसे तबाह करने की बात इजराइल करता नजर आ रहा है, ये बड़ा दावा कर रहा है, तो ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। निपुण सर, आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की बात की गई है इजराइल की ओर से, अब क्या रुख रहेगा, किस तरीके से चीजें होंगी? क्योंकि ये बड़ा दावा अगर इजराइल कर रहा है, आईडीएफ की ओर से ये बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है, तो इतना साफ है कि ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होगा, क्योंकि डिफेंस सिस्टम को तबाह करना, पहले सुप्रीम लीडर, फिर जो तमाम इंटेलिजेंस चीफ हैं उनकी बात अगर हम करें, उनको भी मौत के घाट उतार देना, एक तरीके से ईरान की नींव हिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये बड़ा दावा जो किया गया है उसे लेकर आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैंने अब जैसे ही कहा कि अमेरिका की कोशिश है कि रिजीम चेंज करे, और रिजीम चेंज करने के लिए जरूरी है कि ईरान जो लगातार अटैक कर रहा है उसका डिफेंस यानी कि मारक क्षमता और जो प्रतिरोधक क्षमता है, दोनों को अगर ध्वस्त कर दिया जाएगा तो एक ईरान के अंदर एक पैनिक पब्लिक के अंदर भी और जो लीडरशिप है उसके अंदर भी फैलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बनेगी तो इसको डेफिनेटली क्या होगा, ये अमेरिका इजराइल के लिए बेटर सिचुएशन होगी, और जो वहां पर इस्लामिक रूल के अगेंस्ट लोग हैं
उनका मनोबल बढ़ाने वाला होगा, वर्तमान जो सरकार है उसका मनोबल टूटने वाला होगा। आज से 2-3 साल पहले हम देखें, जी खामनेई साहब का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। खामनेई साहब ने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ जितनी भी एजेंसीज हैं उनमें हर तीसरा बंदा मोसाद का है। आप सोचिए कि खामनेई साहब ऑफिस में थे, कहाँ थे, किस जगह थे, ये बताने वाला कौन था अमेरिका को? इतने सटीक हमले और इतनी टॉप लीडरशिप को धराधर धराशायी करना, बिल्कुल ठीक ये है। बगैर खुफिया जानकारी के नहीं बिना होता। मोसाद के विषय में हम जानते हैं निपुण साहब कि उसका कितना अंदर तक पेनिट्रेशन रहा है और हर जगह पर मोसाद के लोग अवेलेबल रहे हैं। हमारे साथ शेख हुसैन साहब, ये जो ताज़ा अवेलेबल है, और ये ठीक बात आईडीएफ ने जो क्लेम किया है, ये हो सकता है कि मोरल डाउन करने के लिए सारे क्लेम किए जा रहे हों, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि कम से कम 50 लीडर मारे जा चुके हैं, बड़े कमांडर के साथ लीडर उनके मारे जा चुके हैं, तमाम चीज़ें उनकी ध्वस्त की जा चुकी हैं। आपको लगता है कि ईरान के पास इतना फायर पावर है कि वो इस युद्ध को जीत सके या लंबा खींच सके? देखिए, एक चीज आप हमें मान के चलनी पड़ेगी कि एक तो ईरान अपने देश में है, अमेरिका बाहर है, बाहर से आके कर रहा है जी, उसे हर चीज की अरेंजमेंट करनी पड़ रही है। और दूसरी चीज जो हमें देखनी पड़ेगी वो ये देखनी पड़ेगी कि जो ईरान है, इराक के साथ भी पहले 8 साल की जंग लड़ चुका है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी और इतनी पावर है कि वो इस जंग को लंबा खींच सकता है। और रही बात ये चीज, उसने अभी इजराइल वाले मामले में जो अभी पिछली बार इजराइल के साथ जो जंग हुई है उसमें दिखा भी दिया है कि वो पावरफुल है और वो अपने आप को सेव कर सकता है, अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आपको लगता है कि अब चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, हम जरा हमारे जो विदेशी मामलों के जानकार हैं उनके पास भी चलते हैं। आपको लगता है कि क्या ये आज जो तकनीक के हिसाब से युद्ध लड़ा जा रहा है और टेक्नोलॉजी में अमेरिका के सामने कहीं खड़ा होता है ईरान क्या? और जी, एक तरीके से देखा जाए तो ये मामला और भी ज्यादा निपुण साहब आपको बढ़ता आवाज जा मिल रहा रही है तो आपसे सवाल है ये। अच्छा जी जी, देखिए प्रदीप जी, ईरान के अंदर आप देखिए 1979 से अगर आप उनका पूरा डिफेंस बजट देखें या डिफेंस की पूरी कैपेबिलिटी देखें तो बहुत उनका एडवांस कभी हो ही नहीं पाया। आप सोचिए एयरफोर्स तक ईरान की मजबूत रही है। आपको इतने पूरे मामले में कहीं देखने को मिला कि ईरान के एयरफोर्स का कहीं जिक्र आया? कोई एयरफोर्स नहीं है जी। थोड़ा बहुत ईरान ने जो चाइना रशिया द्वारा हेल्प के माध्यम से केवल मिसाइल और ड्रोन में महारत हासिल की है और उसी के माध्यम से ईरान जो है लड़ने का प्रयास कर रहा है। ईरान की जो पूरी कोशिश थी कि इस वॉर को मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया जाए ताकि अमेरिका इजराइल के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट हो। इसलिए देखिए, अगर बहुत ही कोई स्ट्रेटेजिकली वॉरफेयर में जाता तो वो इस प्रकार से कई फ्रंट खोलने का काम ना करता। ईरान ने जानबूझकर फ्रंट इतने सारे देशों पर अटैक किए एक साथ में। इनका कारण यही था कि ईरान चाहता था कि अमेरिका के ऊपर दबाव छोटा सा आंसर चाहेंगे ईरान एक छोटा सा आंसर चाहेंगे जो सवाल था हमारा कि क्या ईरान के पास अभी इतना पावर है कि वो इस युद्ध को बहुत लंबा खींच सके? क्योंकि युद्ध अगर लंबा होता है तो इजराइल और अमेरिका को नुकसान होगा। मैंने आपको साफ कहा कि मैं वही बात कहना चाह रहा था कि ईरान उतने लंबे वॉरफेयर में नहीं जा सकता। अगर ईरान को लंबे वॉरफेयर में जाना होता तो वो बहुत सीमित दायरा रखता। जब उसने बहुत सारे कंट्री को टारगेट किया है, इसका मतलब वो जान रहा है कि मैं लंबा ये आपने बहुत बढ़िया बात की। उसने इसीलिए इस वार को इतना विस्तार दिया है जिससे कि लोगों में थोड़ा सा पैनिक हो और पीस की टेबल पर आकर के बात शुरू की जा सके। प्रोफेसर अशोक कैसर साहब, आपके पास आ रहा हूँ। युद्ध का नियम होता है प्रोफेसर साहब कि युद्ध अपने घर में ना लड़ा जाए, युद्ध हमेशा दूसरे के घर में लड़ा जाए क्योंकि नुकसान वहाँ पर ज़्यादा होता है। हालांकि अभी जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार ईरान से बता रहे थे कि ये उनका वेटेज है उनका कि वो यहाँ से लड़ रहा है और अमेरिका को यहाँ से आकर के लड़ना पड़ रहा है, वहाँ से आके लड़ना पड़ रहा है। लेकिन ये तो अमेरिका के लिए अच्छी बात है ना कि उसका अमेरिका पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही। युद्ध ईरान के पास लड़ा जा रहा है तो नुकसान भी सबसे ज्यादा ईरान को ही उठाना पड़ेगा। अगर इसकी बात करें, आप देखें कि गल्फ कंट्रीज में लगभग हर प्राइम लोकेशन में अमेरिका का बेस है जी।
तो अमेरिका के पास ये एडवांटेज है कि उधर इजराइल हो गया, इधर जितने भी आप चाहे कतर की बात करें, कुवैत की, आप चाहे सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, तो उसका नेटवर्क हर जगह बना हुआ है और वो इन खाड़ी देशों का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को, जो आपने कहा अमेरिका तो सेफ और सुरक्षित है, और वो यहाँ के देशों का, उनके संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने बेस से इस युद्ध को लड़ रहा है। तो अपनी जगह को उसने सुरक्षित रखा है और इनका उपयोग कर रहा है। और यहाँ पे आप जो मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका अपनी जो पोलराइजेशन जो करना चाह रहा है कि वो अपने मातहत जितने भी राष्ट्र हैं उनको सम्मिलित रूप में, नाटो को पूरी तरह वो कोशिश कर रहा है कि वो उनके साथ आ जाए और उनके साथ में चलें, ताकि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का और जो ईरान का ये थोड़ा जो कोऑर्डिनेशन था उसको खत्म कर सकें पूरी तरह से। एक सवाल बड़ा और ये है, कैथल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो पूरा युद्ध चल रहा है, अमेरिका इसमें बढ़त हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि पहले ही वो प्रगति नहीं हो पा रही है वर्ल्ड इकोनॉमी की जितनी चाइना की प्रगति है या दूसरे देशों की प्रगति है। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करना चाहते हैं तो देखिए, वॉर हमेशा डिवास्टेशन लेकर के आती है, यानी इससे हानि के अलावा फायदे थोड़ा सीमित होते हैं। और हमेशा आपको जो वैश्विक स्तर पे देखें, सबको एक कॉमन टेबल पे आकर के बातचीत के जरिए इन मसलों को सुलझाना पड़ता है, ताकि सौहार्द के साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे और जो वेलफेयर इकोनॉमी बोला जाता है, जिसे कल्याणकारी राष्ट्र को विकसित कर सके। कल्याणकारी राष्ट्र, ठीक है। प्रोफेसर साहब, मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा जल्दी से आपसे, फिर उसके बाद निपुण जी के पास चलेंगे। क्या लगता है कि ये जो जल डमरू मध्य पर, होमेज जल डमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है, वहां से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, उसका कितना गहरा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि महंगाई शुरू हो चुकी है, ब्रेड जो हमारा मतलब एक तरीके से देखें तो सोना चांदी की जो कीमतें हैं सर, वो भी बढ़ती नजर आ रही हैं, ऑयल को लेकर भी चीजें क्लियर हो रही हैं, वो भी बढ़ती नजर आ रही हैं। अब इसे लेकर भी सवाल उठता है कि बाजार में ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, वो बाजार कब तक झेल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, बाजार जो जितने भी, अभी प्रदीप जी ने इससे पहले एशियन मार्केट की भी बात करी थी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ये युद्ध लॉन्ग टर्म जाता है, दीर्घकालिक होता है, तो इसका जो रिपरकशन है, इसका जो दुष्प्रभाव है, वो आपको देखने को मिलेगा। चक्कर क्या है, जैसा इन्होंने बताया कि वो सर, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। मिडिल ईस्ट से जो लोग वापस लौट रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वहां के हालातों को लेकर, ये भी इस वक्त जानना बेहद जरूरी है। दर्शकों को पहले वो भी हम दिखा देते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर, हमारे यहाँ मस्कत में तो कोई किसी तरह के कोई भाव नहीं आ रहे हैं, सब मिलजुल कर एकदम अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसे आपका आना संभव हो पाया? आपने इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए? किससे बात? सर, मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। मैंने 5 दिन पहले टिकट बनवा ली थी, लेकिन 3 दिन पहले 24 आवर के लिए फ्लाइट बंद कर दी गई थी। एयर इंडिया, इंडिगो, सलाम एयर, ओमान एयर सब बंद थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से फ्लाइट खुल गई है, तो हम आगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट का रास्ता भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का प्रशासन भी हमें बहुत सहयोग कर रहा है, वहाँ की सरकार भी हमें सहयोग कर रही है। वहाँ का माहौल अभी क्या है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत अच्छा पीस है। ओमान में कोई धमाका भी नहीं हुआ। माहौल है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। यहाँ जैसे दिल्ली में है वैसे ही माहौल है वहाँ पे। जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए नहीं, बहुत अच्छे हालात, कोई खराब नहीं है वहाँ पे, कोई खराब नहीं, हालात बहुत अच्छे हैं। मालूम ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। चेतावनी वगैरह कुछ दी गई है सरकार द्वारा, कोई एडवाइजरी जारी? नहीं, हमको कुछ भी एडवाइजरी नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा हमारे को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। My name is Deepa. I am from Noida only. हम लोग एज ए टूरिस्ट गए थे, मी एंड माई फैमिली, हस्बैंड एंड माई सन। तो हम लोग का रिटर्न था 28 फरवरी को, और उसी टाइम पर ही ये सब हुआ और हम लोग की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो कुछ टाइम तक हम लोग एयरपोर्ट में ही थे, वहाँ सिचुएशन देख रहे थे। तो सिचुएशन जैसे ही ख़राब होने लगी, हम लोग वापस आ गए और हम लोगों ने अपना स्टे एक्सटेंड किया। बस यही है कि वहाँ पर जो दुबई में हमारे जो भारतीय हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अगर वहाँ रहने का खर्चा अगर उठा ले यूएई गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी न्यूज़ आ रही है कि यूएई गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग द होटल कॉस्ट, वो अबू धाबी का है। दुबई में हम लोगों को कॉस्ट बियर करना पड़ा जो भी था।
और बस यही वो है कि रिक्वेस्ट है कि जल्दी से बाकी और भी जो भी स्ट्रैंडेड हमारे पैसेंजर्स हैं उन लोगों को और वापस लेके आ जाएं जल्दी से। इंडिया की तरफ से पूरा सपोर्ट फिलहाल वहाँ पे इंडियंस को दिया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग आ गए हैं, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया एंड एयर इंडिया। थैंक यू वेरी मच। देखा जाए तो लोग ये कह रहे हैं। कैथल सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है, बाजार में भी उछाल आता जा रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कई टैंकर जो हैं वो समुद्र में रुक गए हैं, कई को नुकसान भी पहुंच रहा है। रिफाइनरी ऑयल भी सऊदी ने बंद कर दी है, कुवैत से भी यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज आप ये समझने की कोशिश करिए, जो LNG हो या क्रूड ऑयल हो, सबका रूट ये गल्फ कंट्रीज हैं। ईरान उसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा था और ईरान चाइनीज इकोनॉमी को सब्सिडाइज्ड रेट पे क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था और इंडिया को भी कर रहा था। तो जब चाइना ओवरऑल, अगर आप किसी भी मार्केट को देखें, चाहे एशियाटिक मार्केट को आप देख लें, चाहे अमेरिकन को देखें, चाहे यूरोपियन मार्केट को देखो, चाइनीज गुड से वो पटी पड़ी है। और चाइना ने जो अपना होल्ड है, ये अमेरिका ऐसे ही नहीं ईरान को तबाह करना चाह रहा है। ईरान को तबाह करने के पीछे इनडायरेक्टली वो चाइनीज इकोनॉमी को प्रभावित करना चाह रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मेरा सवाल वही था कि जिस तरह से वेनेजुएला में हुआ और जिस तरह से ईरान में हुआ, क्या इसका सीधा इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर पड़ेगा? क्योंकि यहां से इसका दोनों जगह से एनर्जी का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा अब चाइना को। हाँ, डेफिनेटली। जब आप वेनेजुएला की बात करते हैं, वेनेजुएला एडवर्ड मडूरो के द्वारा खुले तौर पे अपने जितने भी ये क्रूड ऑयल की जो सप्लाई थी, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर के अमेरिका को उसने दरकिनार करा था। वो चीज अमेरिका को गवारा नहीं थी। और वही हाल आप अगर देखें, रशिया पे यूक्रेन वॉर के जरिए आप देखें तो अमेरिका ने रशिया को भी प्रभावित करने की कोशिश करी, और यही ईरान के साथ वो कर रहा है ताकि वो वैश्विक स्तर पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे हर चीजों को अपने कंट्रोल में कर सके। चाइना, मैं पहले भी कह रहा था, टेक्नोलॉजिकली उसने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको इतना रिड्यूस कर लिया है चीप लेबर की और स्किल्ड लेबर के दम पे, कि वो किसी भी मार्केट को ऑक्यूपाई कर रहा है। यही कारण है कि ना वो वर्ल्ड पावर बनने की ओर अग्रसर है वो, और अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा है। बिल्कुल, अमेरिका को प्रदीप जी लगातार डर लग रहा है कि चाइना इकोनॉमिक फ्रंट पे उसको साइडलाइन न करे, और इसी कारण ये सारे ये जो युद्ध देखे जा रहे हैं, इसके पीछे की शायद असली वजह यही है। हमारे पास निपुण साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक, जब हमने 1945 का दूसरा विश्व युद्ध देखा था, उससे पहले एक जो दो चीजें थी जिसके लिए युद्ध लड़े जा रहे थे। एक था कि कैपिटलिस्ट की तरफ हमें जाना है, जो रसिया और अमेरिका जो बाइपोलर कंट्री थी वर्ल्ड की, हमें उसकी तरफ जाना है या कम्युनिस्ट की तरफ जाना है। दो ही विचारधाराएं थी जिनके लिए युद्ध चल रहे थे, और ये युद्ध कभी भी ना तो रसिया में लड़े गए ना अमेरिका में लड़े गए। ये युद्ध हमेशा दूसरे छोटे देशों में लड़े गए और उनको बर्बाद किया गया। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या वो जो है अब आर्थिक उसने ले लिया है कि अर्थ पर ही सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं और चाइना और अमेरिका आमने सामने दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब भी दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो निश्चित रूप से ग्लोबल पावर का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना ग्लोबल पावर के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी घटना हो ही नहीं सकती। या तो एक ताकतवर देश होगा, एक कमजोर देश होगा। तो कमजोर देश तो कभी टकराने की बात करेगा ही नहीं, और कमजोर देश को हमेशा जो होता है कि आपका कोई ना कोई ताकतवर देश क्या करता है, उसकी सहायता करता है। हम इंटरनेशनल थ्योरीज में एक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसका नाम है थ्योरी डायरस ट्रैप। थ्योरी डायरस ट्रैप ये कहता है कि दो कंट्री जो एक उभरती हुई महाशक्ति हो और जो एक स्थापित महाशक्ति हो, उन दोनों में वॉर निश्चित होता है, क्योंकि वॉर ही तय करता है कि आने वाला हेजेमोनस कौन है। आज अमेरिका हेजेमोनस बने रहना चाहता है, उधर चीन की लगातार कोशिश है कि हेजेमोनस का जो तमका है या जो हेजेमोनी में है वो हम आए। इसी कारण से क्या है कि ये कंट्री सामने आकर नहीं बल्कि बैकग्राउंड से एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। उनका बैटल ग्राउंड कहीं और होता है। जी,
तो मैं मानूंगा जब पैलेस्टाइन की आप बात करें, जो इजराइल और हमास का वॉर चल रहा था, रियलिटी में वो इजराइल हमास का है ही नहीं। आज रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, रियलिटी में वो यूक्रेन के साथ वॉर नहीं है, वो वॉर है नाटो के साथ। नाटो के साथ में वो रशिया वर्सेस नाटो वहां चल रहा है। बिल्कुल ठीक करें आप कि ये छोटे देश ही उन देशों की कुर्बानी बनते हैं, लड़ाई की कुर्बानी बनते हैं और वही बैटल ग्राउंड बनते हैं। हुसैन साहब के पास चलते हैं। हुसैन साहब, ये जिस तरह से युद्ध अभी भी लगातार चल रहा है और आपने भी सुना, कह रहे हैं कि ईरान बहुत लंबे समय तक इतना नहीं कर सकता। रसिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना मॉरली सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या वो फिजिकली सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं? क्या सप्लाई कुछ वहां से बढ़ती नजर आ रही है? देखिए प्रदीप जी, अभी तक जो मेरे पास बातें आई हैं उसमें चाइना खुल के तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो पता चला है वो उसमें ये आ रहा है कि वो उनको हथियार सप्लाई दे रहा है और मॉरली सपोर्ट में भी वो उनके साथ शामिल है। देखिए, जैसे अभी निपुण आलम जी कह भी रहे थे कि मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि अक्सर यही होता है जब दो बड़ी शक्तियां आपस में टकराती हैं तो बीच में किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं। नहीं, ये तो नियम ईरान को, शेख हुसैन साहब, ये नियम है कि बड़े देश आपस में युद्ध नहीं करते हैं, उनकी कुर्बानी छोटे देश ही देते हैं। ये जब से दुनिया बनी तब से यही चल रहा है। हम आपसे आपकी वर्तमान स्थिति को जानना चाहेंगे। आप आसपास वहां पर क्या देख पा रहे हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से यूरोप भी अब आकर के खड़ा हो गया, हालांकि बीच बीच में खबरें ये भी आ रही हैं कि इंग्लैंड ने मना किया कि हम अपने बेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये कुछ तस्वीरें तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां मस्कट से लोग वापस इंडिया लौटते नजर आ रहे हैं। वो खुशी आप इनके चेहरे पर देखिए, तिलक लगाकर, बुके देकर स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उस बीच में वापस आना सही सलामत अपने आप में बेहद बड़ी बात है। मैं पुणे सिटी से हूँ, अभी दुबई से वापस आ रहा हूँ। कितने दिनों से आप वहाँ पर दुबई फंसे थे और कितने दिनों से आप वहाँ? द थिंग इज कि दुबई गवर्नमेंट जो है, यूएई गवर्नमेंट स्पेशली, दे आर टेकिंग रियली गुड केयर ऑफ द सिचुएशन देयर। नॉर्मल सी है काफ़ी, बट एक वो डर रहता है पीछे। यू आर स्कैर्ड अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑन योर मदरलैंड, इट इज़ स्कैरी। यू थिंक कि नहीं यार, सिचुएशन यहाँ से बिगड़ सकती है। आई एम exceptionally grateful to our Deputy CM Eknath Shinde ji, our CM Devendra Fadnavis ji, and especially Narendra Modi ji. So, sir, did you receive any updates and any advisories from Indian Embassy? इंडियन एम्बेसी नहीं, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी कॉन्स्टेंटली ट्विटर पर जो आ रहे थे एडवाइजरीज, वी वर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग दैट, एंड rather than following anything else that was going on social media, we were following the Twitter's advisory, and that was the source of the communication that this country was giving us. That was giving us something like a relaxation वाला, normalcy वाली feeling आ रही थी। और वहीं ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तनाव का असर अब जमशेदपुर तक महसूस किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते संघर्ष के बीच शहर के उन परिवारों की चिंता बढ़ गई है जिनके अपने लोग खाड़ी देशों में रहकर काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें, कई परिवारों के सदस्य दुबई, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों में रोजगार के सिलसिले में सालों से रह रहे हैं। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सीधे सुनवा देते हैं। तो चिंता रहे यही, जिस दिन में स्टार्ट हुआ और बेटा मेरा बाहर ही टहल रहा था, बोला मम्मी बहुत जोर से धमाका का आवाज आया, हमको बहुत डर लगा। फिर हम रात में वीडियो कॉलिंग में ही थे, हम लोग बोले जल्दी अंदर, घर के अंदर जाओ। तो उसके बाद से भी हमको भी तो थोड़ा सा लगा कि मेरा बेटा थोड़ा डरा हुआ है। फिर जब बोला गया कि नहीं बमबारी हो रहा है, उसका असर दुबई और अबू धाबी सब जगह, जितना गल्फ कंट्री में सब में उसका असर हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सुगबुगाहट है, जिस तरीके से ये आज फैलती नजर आ रही है महासंग्राम की, ये और भी विकराल रूप लेती नजर आ रही है और भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। कुछ लोग सही सलामत वापस लौट आ रहे हैं, तो कुछ परिवार अभी भी वहां फंसे हुए हैं, जिनके जो परिजन है अगर वो इंडिया में रहते हैं तो वो चिंता जताते नजर आ रहे हैं। सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि सही सलामत उनके बच्चे को, उनके परिवार वालों को वापस लेकर आया जाए, क्योंकि ये जो स्थिति है वो बहुत तनावपूर्ण है। ऐसे में सभी को चिंता है कि किसी भी तरह उनके परिवार के लोग वापस आ सकें। एक और प्रगति, एक और बड़ी चीज है कि लोगों की गुहार है
कि भारत सरकार वहाँ पर जिस तरह से दूसरे देशों में अपने हवाई जहाज भेज करके लोगों को बुलाया था, उसी तरीके से यहाँ भी भेज करके लोगों को बुलाए। लेकिन लोगों को भी शायद समझना पड़ेगा कि फ्लाइट्स अभी बंद हैं और बड़ी मुश्किल है इस तरह की फ्लाइट भेज करके वहाँ से मंगवाना, लेकिन कोशिश जरूर करना चाहिए था। मुझे लगता है समय समाप्त हो रहा है, तो सारे लोगों से एक आखिरी कमेंट कर लेते हैं। शेख हुसैन साहब, 10 से 20 सेकंड में आप अपनी बात बता दीजिए कि आसपास आप क्या देख रहे हैं और कैसा मंजर आप देख रहे हैं, क्या आगे का भविष्य देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको 20 मिनट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आपने बात की कि जो यूके है उसने भी अपना जो है एरिया बंद कर दिया है कि वो चाह रहा है कि वो इसको यूज ना करें और वो जंग में शामिल हो। सारी जितनी भी वर्ल्ड पावर है वो चाहती है जंग में शामिल ना हो, लेकिन अमेरिका की जो दबंगाई है वो सबको मजबूर कर रही है। इजराइल और अमेरिका की दबंगाई मजबूर कर रही है और साथ में पूरे वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ वो तो मजबूर करेंगे नहीं। थर्ड वर्ल्ड वार, चलिए आप ही का सवाल का जवाब ले। निपुण साहब, आपको लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तो कंडीशन अलग होती है जी, और इस तरह कंडीशन में नहीं। ये तो बहुत ही पुराना कॉन्फ्लिक्ट था इजराइल और ईरान का, उसी को हमको देखने को मिल रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर कंडीशन जब बनती, जब और कंट्री के बहुत ओपनली इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा है कि झोंकने की कोशिश कर रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं, बिल्कुल, लेकिन ट्राई कर रहा है कि सारे देश उनके साथ मिले। समय कम है, जो चीजें दिखाई दे रही है उससे लगता नहीं, क्योंकि बाकी कंट्री सामने आकर के सपोर्ट नहीं कर रही है, वो उसके साथ में नहीं खड़ी हो रही। अशोक साहब के पास चलते हैं। अशोक साहब, फाइनल क्वेश्चन है आपका। जी ठीक है हुसैन साहब, समय कम है, माफ करिएगा। कैसा अशोक साहब, आपसे सवाल ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी पर तो असर पड़ ही रहा है, भारत की इकोनॉमी पर भी काफी बुरा असर देखा जा रहा है, तो आप कितना देख पाते, क्योंकि हम लोग अच्छी प्रगति कर रहे थे इकोनॉमी में, क्या लगता है उस पर ब्रेक लग जाएगा? देखिए प्रदीप जी, वैश्विक स्तर पे जैसा निपुण जी ने अभी बात करी थी कि देखिए वैश्विक स्तर पे सभी राष्ट्र चाहते हैं कि ये एस्केलेट ना हो, ये बढ़े ना, युद्ध विराम जल्दी हो। और अगर बात करें आर्थिक फ्रंट की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका आपको असर दिखा है और दिखने लगा है। आप मुद्रास्फीति बढ़ती हुई, इन्फ्लेशन आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं। प्रति बैरल अगर $83 का प्राइस जाएगा तो उसका असर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज पे पड़ेगा, हर एक इकोनॉमिक फ्रंट पे पड़ेगा, चाहे एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का प्रभाव आपको दिख जाएगा। इसलिए बेहतर ये होगा। एक छोटा सा सवाल और है कैथल साहब, एक छोटा सा सवाल और है। 2014 के पहले हम लोगों ने प्रति बैरल $112 तक पे किए हैं, लेकिन अभी तो हम 84 तक ही गए हैं ना। इस बात में भी कोई शक नहीं, जिस तरह से एनर्जी का इंपोर्ट यहाँ से कम होगा, दूसरी जगह से हमें लेना पड़ेगा, उसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए कितना हमें पे करना पड़ेगा, यानी कि कितना नुकसान हमें उठाना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज आप ये समझने की कोशिश करिए, ये वैश्विक फ्रंट पे स्थिति ये थी कि रशिया से हमें क्रूड ऑयल उधर मिल रहा था, लेकिन अमेरिका ने दबाव डाला। ईरान से इधर हमें सब्सिडाइज उस पर मिल रहा था, तो अमेरिका का दबाव और ये इकोनॉमिक फ्रंट पे ये लड़ाई के रूप में आप देख रहे हैं। तो जब आप प्रति बैरल उस प्राइस पे जा रहे हैं, आप सिचुएशनल इसे देखें, सर्कमस्टेंशियल है ये। अगर बेहतर स्थिति होगी तो आपको प्रति बैरल डाउन मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी उस पे ईज डाउन करेगी, उसमें आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है। कमेंट कर देते हैं, आपको बता दें, अच्छा लगेगा कि जो अभी कैथल साहब कह रहे थे कि रसिया से हमारा इंपोर्ट काफी कम हो गया है अमेरिका दबाव के चलते। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 34% वहां से इंपोर्ट किया था, और आज के समय हम वहां से मात्र 20% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो लगातार जो अमेरिका का दबाव था वो भी देखा जा रहा है, और शायद उसी ओर प्रोफेसर अशोक कैथल भी इशारा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आप सभी के जुड़ने का। जिस तरीके से देखा जाए, ये जो महासंग्राम है ये और भी विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि धीरे धीरे जो यूएई में तमाम जो इंडियन लोग फंसे हुए हैं वो वापसी करते भी, घर वापसी करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उम्मीद है कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और मदद करेगी, वापस लेकर आएगी। हालांकि ये जो युद्ध है ये बड़े स्तर पर पहुंचता जा रहा है। क्या तस्वीरें होंगी, किस तरीके से मामला बढ़ेगा, आज की खबर आप तक सारे अपडेट्स देता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।